Okay, good afternoon everyone. Okay, so our subject is business environment and policy. And this is a core subject. Of course, you all know that 3+1 का ये subject है. बाकी ये सारी चीज़ें डिटेल्स पता हैं सबको. The end term exam will be of 90 marks. 70 marks, 30 for IA and 40 for CA. नाइन्टी मार्क्स का एग्ज़ाम होगा तुम लोगों का, देन 30 मार्क्स फॉर आई एंड 40 मार्क्स फॉर सी ए, कंटिन्यूस असेसमेंट एंड इंटरनल असेसमेंट. ओके ओके ओके, हाँ बस इसको बाइफोकेशन 30 एंड 40 में किया जाता है. द सब्जेक्ट इज़ ऑल अबाउट बिजनेस एनवायरनमेंट एंड पॉलिसीज़. इसका एक बार सिलेबस हम लोग ट्राई कर लेते हैं इसको थोड़ा. बिजनेस एनवायरनमेंट एंड पॉलिसी, आई होप कि सबके पास इसका सिलेबस होगा. बिजनेस एनवायरनमेंट एंड पॉलिसी का है. तो एक बार ज़रा ब्रीफली इसमें देखते हैं कि हम लोग करने क्या वाले हैं पूरे सब्जेक्ट के अंदर. यूनिट 1, व्हाट इज़ यूनिट 1? नाम बोलते जाओ. यूनिट 1 इज़ ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन. डस्टर कहाँ पे है? Introduction and macroeconomic indicators of Indian economy. Introduction and macroeconomic indicators. What is introduction? Introduction of nothing but business environment. Business environment का तुम लोगों ने पहले business organization and management में पढ़ा हुआ होगा. 11th in class 12th you have also studied the business environment. उसका introduction plus macroeconomic indicators which consist of, तुम्हारे पास आ जाएगा interest rate, GDP, what else, employment, unemployment rate कितना चल रहा है, etc. Treasury bills, SEBI, RBI. सो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इसके अंदर हमारे कंपाइल होने वाले हैं, जो कि हम लोग पूरा यूनिट 1 के अंदर कवर करेंगे. ओके, नाउ व्हाट इज यूनिट 2? यूनिट 2 इज गवर्नमेंट पॉलिसीज रिलेटेड टू बिजनेस. गवर्नमेंट पॉलिसीज रिलेटेड टू बिजनेस. अब ऑफ कोर्स जब हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट पूरा रीड कर लेंगे उसके बाद क्या आएगा? पॉलिसीज़. अभी तक टिल नाउ इन इंडिया व्हाट आर दी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंटेड फॉर बिजनेस एनवायरनमेंट, फॉर बिजनेसेस, लाइक कितनी बिजनेस रिलेटेड पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ने अभी तक बनाई हैं, उनके क्या प्रॉस रहे हैं, क्या कॉन्स रहे हैं, और क्या उसमें हम चेंजेस या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं टिल नाउ. ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में इसमें कुछ लाइक मैं स्पेशल चीज़ें बता देती हूँ. लाइक वी विल गोना स्टडी मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, जो कि रिसेंटली, वन सेकेंड, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, कुछ इस टाइप की हम लोग पॉलिसीज़ भी पढ़ेंगे जो कि बिजनेस से रिलेटेड है. गवर्नमेंट पॉलिसीज रिलेटेड टू बिजनेस. ठीक है, देन यूनिट 3. यस, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. रिलेशनशिप कैसा है हमारे बिजनेसेस का विद गवर्नमेंट. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जानना अगर कोई भी कंपनी अपना स्टार्ट करना चाहती है. व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट एंड बिजनेसेस. अब वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है. सो रिलेशनशिप बिटवीन बिजनेस एंड गवर्नमेंट. ओके, देन लास्ट यूनिट इज ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट.
जब सारा इंडिया का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, वी विल मूव टू द ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट, दैट मीन्स द इंटरनेशनल एनवायरनमेंट ऑफ ऑल बिजनेसेस। बिजनेसेस के लिए कितना इंटरनेशनल गवर्नमेंट इंटरनेशनल एनवायरनमेंट कितना अफेक्ट कर रहा है, कैसे वो चेंज करेगा, पॉजिटिव चल रहा है, नेगेटिव चल रहा है, हर कंट्री में ये डिफ़र करेगा, हर एक कंट्री के लिए डिफ़र कर रहा है। सो ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट वी विल स्टडी इन यूनिट 4। और उसके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट अगर मैं बताऊँ तो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी रिसेंटली हमारे इंडिया के अंदर हुआ है G20 समिट, सुना है? G20 समिट हुआ था। देन ब्रिक्स है हमारे पास, दिस इज़ ऑल्सो अ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो हमारा ओपन है, बिम्स्टेक। सो बेसिकली इंटरनेशनली जितने भी इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं उनमें इंडिया का क्या रोल है, इंडिया के बिजनेसेस के लिए क्या ग्रोथ वाली चीज़ें हो रही हैं, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है कंपनीज़ के लिए या नहीं, ये हम लोग पूरा इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट में पढ़ने वाले हैं। दैट विल बी द यूनिट 4। यूनिट 1 पे अगर आ जाए तो बेसिक हम लोग पढ़ेंगे आज बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट की जितनी भी चीज़ें हैं, लाइक द नेचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, what will be the significance of business environment, why are we studying business environment, हम पढ़ ही क्यों रहे हैं इस सब्जेक्ट को। तो चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, किसी को लाइक सिलेबस में कुछ पूछना है? सिलेबस टफ लग रहा है या इजी है? इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा किसी को? अगर किसी को इंटरेस्ट होगा, जो लाइक न्यूज़ थोड़ा ज़्यादा पढ़ता होगा, आई थिंक उसके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये। थर्ड वाला ज़्यादा है, रिलेशन बिटवीन बिजनेस एंड गवर्नमेंट। ओके, तो चलो बिजनेस एनवायरनमेंट से स्टार्ट करते हैं। ओके, इफ आई आस्क व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट? बताओ, ये तो सब पढ़ा हुआ होगा। व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट? That can affect our business or any business. So the external forces, all the external forces, business environment is what? The surroundings of a business. उसकी सराउंडिंग कैसी है, उसका बेसिक एनवायरनमेंट कैसा है, उसके एनवायरनमेंट में तुम्हारे पास कौन कौन सी चीज़ें आ जाती है, क्या बता सकता है कोई? कंज्यूमर आता है, गवर्नमेंट आती है, और क्रेडिटर्स, एनवायरनमेंट कैसा है, यस, और लीगल रेगुलेशंस कैसे हैं, टेक्नोलॉजी कैसी है, यस, वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रेंड, और अच्छा, कंपनी का इंटरनल नहीं आता? कंपनी का इंटरनल, कंपनी के एम्प्लॉयज़ क्या एनवायरनमेंट का पार्ट है? और सप्लायर्स, उसके एम्प्लॉयज़, मैनेजर्स, इवन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, क्या वो हमारी इन्वायरमेंट का पार्ट है, एक बिज़नेस के इन्वायरमेंट का पार्ट, राइट? तो जितने भी एक बिज़नेस के सराउंडिंग में आते हैं, चाहे वो इंटरनली हो या एक्सटर्नली हो, दैट विल ऑल कम अंडर बिजनेस एनवायरनमेंट, विच हैव अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशनशिप और द इफ़ेक्ट ऑन बिजनेस। इसका इम्पैक्ट बहुत पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। दैट विल डिपेंड ऑन कि लाइक सिचुएशन कैसी है और द इफ़ेक्ट जो चल रहा है वो सिचुएशन है कैसी। इसकी डेफिनेशन लिखो। So basically business environment is the aggregate of all conditions
all conditions, events, all conditions, events and influences that surrounds and affects a business unit. That surrounds and affects a business unit. अच्छा, इसके एग्जाम्पल्स पे आते हैं अब. What are the examples of business environment? Any example? अगर तुम्हें आता है तो टैक्स. वेरी गुड. टैक्स. इफ टैक्स रेट इज इंक्रीज्ड, जो कि हमारा कॉर्पोरेट टैक्स होता है, कॉर्पोरेट टैक्स अगर इंक्रीज हो जाएगा, दैट विल बी द उसका जो इम्पैक्ट होगा, ग्रेटर इम्पैक्ट वो बिजनेस के ऊपर पड़ेगा. और टैक्स रेट किसके अंडर आता है? कौन से डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के अंडर आता है? पॉलिटिकल, लीगल. टैक्स रेट इंक्रीज हुआ है, कॉर्पोरेट टैक्स, अगर दैट विल हैव अ पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस यूनिट. अगर वैसे तो टैक्स रेट अगर इंक्रीज होगा तो कंपनीज के लिए वो एक डिसएडवांटेज होगा. कंपनीज को अब ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा फ्रॉम देयर ओन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हुआ है अगर, देन एडॉप्ट करने में टाइम लग सकता है. अगर टेक्नोलॉजी अपग्रेड होगा तो जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट होगा दैट विल ऑब्सोलीट फ्रॉम द मार्केट और फ्रॉम द कंपनी. कंपनी को उसको ऑब्सोलीट करना ही पड़ेगा ना, उसके पास कोई चॉइस नहीं बची है क्योंकि टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो चुकी है. सो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट विल ऑब्सोलीट फ्रॉम द मार्केट. और गवर्नमेंट पॉलिसीज़. ओके, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ कौन सी? कोई एक के ऊपर अगर मैं बात करूँ तो एमएसएमई से रिलेटेड. यस, एमएसएमई से रिलेटेड अगर कोई पॉलिसी बनी है, लाइक उन्होंने अगर इसकी लिमिट सपोज अगर 1 लाख है, वो इंक्रीज़ करके कर दिया है 2 लाख. सब्सिडीज़ भी हाँ इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं. देन एमएसएमई की अगर जो इसकी लाइक बेसिक लिमिट है टू एंटर इन एमएसएमई, वो 1 लाख से 2 लाख अगर कर दी जाए तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा बिजनेसेस के ऊपर, क्योंकि जो लाइक बिलो 2 लाख वाली होंगी कंपनीज वो रिमूव ही हो जाएंगी. ठीक है. और इंटरेस्ट रेट. यस, इंटरेस्ट रेट अगर अपग्रेड हो रहा है, इंटरेस्ट रेट या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, उसका कंपनीज के ऊपर कैसा इम्पैक्ट पड़ रहा है वो हम लोग पढ़ते हैं गवर्नमेंट एनवायरनमेंट के अंदर. रॉ मटेरियल, ये सप्लायर अगर रॉ मटेरियल उसने उसके चार्जेस इंक्रीज कर दिए हैं तो रॉ मटेरियल आने में हमारा कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा, कॉस्ट हमारी इंक्रीज हो जाएगी ऑफ दैट प्रोडक्ट. सो ये सारी चीज़ें आती हैं हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर. बिजनेस एनवायरनमेंट, इसकी डेफिनेशन प्लस द एग्जांपल्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. So let's study the nature of business environment. Nature or characteristics of business environment. Nature कैसा है business environment का? What are the characteristics of business environment? Business environment हाँ नहीं वो नहीं. बिजनेस एनवायरनमेंट का डायनामिक. यस,
business environment has it's a dynamic in nature. And why it's dynamic? Business environment बहुत dynamic है, like it's ever changing. इतने frequently changes होते हैं और हमें like हर एक कंपनी को उसके accordingly adapt करना पड़ता है. अगर वो adapt नहीं करेगी तो what will happen? वो मार्केट से डिसअपेयर हो जाएगी या तो सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा एक कंपनी के लिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डायनामिक नेचर होता है बिजनेस एनवायरनमेंट का. जो 10 साल पहले थी चीज़ें वो अब नहीं होंगी और जो अभी चल रहा है हो सकता है वो 5 इयर्स के बाद 10 इयर्स के बाद वो चीज़ें सेम या स्टेबल ना रहें और उसके अकॉर्डिंगली हर एक गवर्नमेंट को हर एक बिजनेस को उसके अकॉर्डिंगली मैच पेस मैच करना होता है. द सेकेंड पॉइंट, yes, very important, the relationship between business environment and business decision. Have you ever heard कि कोई भी business decision without analysis of business environment किया जा रहा है? Is it possible actually? No. नहीं हो सकता ना, पॉसिबल ही नहीं है. नो बिजनेस डिसीजन कैन बी मेड विदाउट द प्रॉपर एनालिसिस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. जब तक कोई एनालिसिस नहीं करेगा, एक्सप्लोर नहीं करेगा, तब तक वो बिजनेस डिसीजन नहीं लिया जा सकता. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड बिजनेस डिसीजन. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट बिजनेस टू डू इफ़ द कंपनी वॉन्ट्स टू एक्सपैंड, तो वो क्या देखेगी? पहले एनवायरनमेंट चेक करेगी कि एनवायरनमेंट है कैसा, एनवायरनमेंट कंड्यूसिव है या नहीं है, लाइक पॉजिटिव है या नहीं है, वेदर टू एक्सपैंड इट और नॉट, वेदर टू, और अगर एक्सपैंड करना है इफ़ येस देन वेयर एंड हाउ, क्या कंसिक्वेंसेस होंगे, येस ऑफ कोर्स उसके क्या कंसिक्वेंसेस होंगे, क्या हमें उसके बाद करना होगा. सो एवरीथिंग, एवरी डिसीजन इज़ मेड विद द हेल्प ऑफ आफ्टर द बिजनेस एनवायरनमेंट फैक्टर्स का पूरा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करके. ठीक है. देन थर्ड, बिजनेस फैक्टर्स आर डायनेमिक हो गया. नाउ नो सिंगल फर्म कैन इम्पैक्ट बिजनेस एनवायरनमेंट. इज इट ट्रू? क्या एक सिंगल फर्म बिजनेस एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर सकती है? इज इट पॉसिबल? एक इंडस्ट्री, यस, बट एक इकलौती फर्म, एक सिंगल फर्म, चांसेस कम होंगे. फॉर हाँ, बट पूरा चेंज कर देगी ऐसा तो नहीं हो सकता. दे कैन रिक्वेस्ट और बट आई डोंट थिंक कि हम लोग कह सकते हैं कि वो एक सिंगल फर्म इतनी लाइक जाइंट फर्म है और वो पूरा का पूरा बिजनेस एनवायरनमेंट को चेंज कर देगी. इनडायरेक्टली चेंज हो सकता है बट आई कांट से कि ये पूरा एक सिंगल फर्म का जो इसका इम्पैक्ट होगा या जो वो डिसाइड कर रही है, जो वो चाहती है एक्चुअल में, वो बिजनेस एनवायरनमेंट को ही चेंज कर दे. दैट इज़ नॉट पॉसिबल. बट येस, अगर इफ़ अलॉन्ग विद ऑल द फर्म्स साथ में आ जाएं, देन इट माइट हैपन कि वो सारे मिलकर के बिजनेस एनवायरनमेंट को चेंज करते हैं. अगर सारी फर्म, जैसे कि बोला इंडस्ट्रीज़ मिल करके कर सकती है, यस. तो नो सिंगल फर्म कैन हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन बिजनेस एनवायरनमेंट, बट फर्म टुगेदर, फर्म्स जो सारी एक साथ मिल करके वो बिजनेस एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट कर सकती हैं. ओके, बिजनेस एनवायरनमेंट कंप्राइजेस बोथ external and internal factors. Very important feature. Both external and internal factor. Business environment के ऊपर both external factor भी होता है. It comprises both external and internal factors. What comes under external and internal? वैसे तो अभी हम लोग इसको पूरा in depth पढ़ने वाले हैं, but still internal factors कौन से आते हैं यहाँ पे? Exactly. Internal factors are controllable by the firm, but external factors are not in the hands of a company, so they can't control.
these factors. For example, वो पब्लिक्स को पब्लिक कस्टमर्स क्या चाह रही है, गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंटरेस्ट रेट, लीगल एनवायरनमेंट, दे कांट चेंज, बट इंटरनल फैक्टर्स पे उनका एक सिंगल कंट्रोल होता है एंड दे कैन चेंज इट. देन लास्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, यू टेल मी इफ हमारी कंपनी का जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, हमारी इंडिया की कंपनीज का, is it same with other companies also which are from different country? Like if I say Google with our Reliance company, क्या उनके लिए same business environment available है? The answer will be no, right? Why? सारी चीज़ें ही अलग हो गई ना. हाँ, सेंटर अलग अलग है ऑफ कोर्स. सेक्टर से इट डजेंट मैटर. मेन चीज़ क्या है, वो दोनों अपनी अपनी कंट्रीज़ में है ना. गूगल यूएसए में है और रिलायंस हमारी इंडिया की कंपनी है, तो उनके लिए बिजनेस एनवायरनमेंट क्या सेम हो सकते हैं? सो बिजनेस एनवायरनमेंट वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री. ऑफ कोर्स हमारी जितनी भी कंट्रीज़ होती हैं उन सब के लिए बिजनेस एनवायरनमेंट डिफरेंट है. फॉर एग्जांपल, हमारी इंडिया की जो इकोनॉमी है वो कौन सी है? मिक्स्ड इकोनॉमी. और यूएसए की कैपिटलिस्ट. तो दोनों का तो पूरा जो बेस है एनवायरनमेंट का वो तो डिफर ही हो गया ना. हमारे यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी है, उनका हमारा इकोनॉमी का स्ट्रक्चर ही डिफरेंट है. और अगर मैं यूएसए की बात करूँ तो उसका पूरा अलग है. फॉर एग्जाम्पल चाइना ऑल्सो, कोई कंट्री सोशलिस्ट हो सकती है. तो जब इकोनॉमी स्ट्रक्चर ही डिफरेंट होगा तो उनके लिए बिजनेस एनवायरनमेंट भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा. ठीक है. सो दीज आर दी नेचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. 5 पॉइंट्स. डन. अच्छा, इस सब्जेक्ट में ना बहुत सारी न्यूज़ रिलेटेड और फैक्ट्स के ऊपर बात होगी. तो ये समझ लो कि जितनी भी हम लोग चीज़ें पढ़ने वाले हैं, चाहे वो पॉलिसीज़ हो गई, चाहे वो कोई न्यूज़ हो गई, वो सारी की सारी रिलेटेड होगी करंट से. और फैक्ट्स जो भी हमारे प्रीवियसली रहे हैं, जो जितने भी एक्ट्स हमारे अभी तक बने हैं रिलेटेड टू गवर्नमेंट वगैरह, ये सब हम लोग पढ़ने भी वाले हैं और ये सब याद भी करना होगा लास्ट में. और इसके लिए अगर तुम चाहो तो न्यूज़पेपर भी ट्राई कर सकते हो साथ में पढ़ना, क्योंकि जितने भी टॉपिक्स रहेंगे वो हमारी इसी से रिलेटेड रहेंगे. ठीक है, रिलेटेड टू बिजनेस ऑफ कोर्स. Okay, why are we studying business environment and policy? What is the need of studying business environment? What is the need? To minimize the business risk. Okay. To minimize the business risk, how? रिस्क आ कहाँ से रहे? अच्छा, हम लोग पढ़ते थे स्वॉट एनालिसिस. स्वॉट एनालिसिस इन बिजनेसेस क्या क्या होता है? ये स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स. स्ट्रेंथ हमें पता चल जाएगी, वीकनेस हमें पता चल जाएगी फ्रॉम इंटरनल फैक्टर्स. अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स कहाँ से पता चलेंगे? एक्सटर्नल फोर्सेस से. थ्रेट्स क्या है हमारे लिए? रिस्क है. और अगर रिस्क पे हम लोग ओवरकम कर जाएं बाय स्टडिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट, तो वो किस चीज़ में हमें हेल्प करेगा? टू मिनिमाइज द रिस्क. हमारी ऑटोमेटिकली लास्ट में क्या होगा? बिजनेस रिस्क कम हो जाएगा.
और उसके लिए मेन है कि तुम्हें अपना स्वॉट एनालिसिस करना पड़ेगा बाय इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस का प्रॉपर एनालिसिस। देन सेकेंड पॉइंट कोई याद आ रहा है तो किस चीज़ का? हमारी कंपनी कहाँ काम करना चाहती है? ओके ओके, एक्सपैंड करना चाहती है बेसिकली। ओके, फॉर एग्जांपल जो कि किया था KFC, मैकडॉनल्ड्स, एक पूरा ब्लॉक चेन उन्होंने लाइक ओपन की ना इंडिया के अंदर। यस, तो वो इसके अंदर आती है। हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं उसको? उन्होंने क्या किया होगा? एग्जैक्टली, पूरा कल्चर चेंज था और उस टाइम पे उन्होंने वो कल्चर अडाप्ट करने के लिए उनको, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट आई थी उनका तो बहुत सेम था USA के अंदर, सेम पेस पे वो लोग चल रहे थे, बट पूरा उनको चेंज मिला, कल्चर चेंज इंडिया में आके, उसके अकॉर्डिंगली उनको अडाप्ट करना पड़ा और ये बहुत बड़ी नीड थी इस चीज़ की। तो ये आ जाएगा हमारा, अगर एक्सपैंड करना है तो यस, फॉर एक्सपेंशन ऑल्सो, एक्सपेंशन ऑफ फर्म्स, अगर वो लाइक अक्रॉस द कंट्री करना चाहते हैं तो। ओके, और कोई पॉइंट? बिजनेस एनवायरनमेंट ऑफर्स इमेंस पोटेंशियल। बिजनेस एनवायरनमेंट ऑफर्स इमेंस पोटेंशियल। पोटेंशियल कैसे दे रहा है ये? एग्जैक्टली, अभी मैंने बताया कि अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स हैं, थ्रेट्स हमने मिनिमाइज कर लिए, देन वी कैन एक्सप्लोर आर अपॉर्चुनिटीज़ ऑल्सो। पोटेंशियल क्या है? ऑफर्स बिजनेस एनवायरनमेंट एक पूरा सेट ऑफ हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि हमें किस वे में अपनी बिजनेस को एक्सपैंड करना है, कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना है। फॉर एग्जांपल, जैसे सब्सिडीज़ की अगर मैं बात करूँ, कॉरपोरेट के लिए अगर सब्सिडीज़ गवर्नमेंट दे रही है तो क्या वो एक अपॉर्चुनिटी है? अपॉर्चुनिटी की फॉर्म में वो यूज़ कर सकती है उस चीज़ को, राइट? और रिस्क कैसे होगा, थ्रेट्स कैसे होंगे? अगर टैक्सेस बढ़ा दे सब्सिडीज़ ना देकर, दैट विल कम अंडर टू मिनिमाइज द बिजनेस रिस्क। और यहाँ पे है ऑफर्स इमेंस पोटेंशियल, बिजनेस एनवायरनमेंट ऑफर्स इमेंस पोटेंशियल। और अभी हमने बिजनेस डिसीजन और पढ़ा था। इफेक्टिव बिजनेस डिसीजंस कैन बी टेकन विद द हेल्प ऑफ एनालिसिस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। प्रॉपर एनालिसिस अगर किया जाएगा बिजनेस एनवायरनमेंट का, दैट विल हेल्प इन इफेक्टिव बिजनेस डिसीजन कैन बी मेड फ्रॉम दिस। Then last but not the least, survival of the business. Can a business survive without the analysis of business environment? No, नहीं कर सकती. So business can survive only when business environment का हमारे पास proper analysis हो, proper interpretation हमने की हुई हो. डन. नेक्स्ट पढ़ते हैं इसका इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स. इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स. अच्छा, एक्सटर्नल में हमारे पास फर्दर डिवाइडेड है ये. एक्सटर्नल किस चीज़ में होगा, बता सकता है कोई? एक्सटर्नल फैक्टर्स और किस चीज़ में फर्दर सब डिवाइडेड है? नहीं, वो तो एक्सटर्नल अनकंट्रोलेबल ही है, बट एक्सटर्नल फोर्सेस में और कौन से? नहीं, एक्सटर्नल में आता है हमारे पास फर्स्ट इज माइक्रो एंड मैक्रो फैक्टर्स. एक माइक्रो फैक्टर्स आते हैं
और एक आते हैं मैक्रो फैक्टर्स। और इंटरनल तो इंटरनल है ही। इंटरनल में कौन से फैक्टर्स हमारे पास आ रहे हैं बताना ज़रा। इंटरनल फैक्टर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़। कंपनी के अंदर कौन कौन है? एम्प्लॉयज़। दैट कैन हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन बिजनेस, जिसका पूरा डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा लेकिन हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। एम्प्लॉयज़ और वो माइक्रो में आएगा। कंपनी के अंदर की बात हो रही है, कंपनी के इंटरनल फोर्सेस की। वो माइक्रो लेवल पे जब हम लोग जाएंगे जो मिडिल में आते हैं, स्टेक होल्डर्स, यस, शेयर होल्डर्स और द स्टेक होल्डर्स। और इनके जो शेयर होल्डर्स क्या कर रहे हैं वहाँ पे, बिजनेस जो भी मीटिंग होती है उनका एक डिसीजन कितना बड़ा इम्पैक्ट डालता है पूरे के पूरे बिजनेस के ऊपर। सो इसलिए शेयर होल्डर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और मशीन्स, यस, एसेट्स तुम बोल सकते हो ना, टैंजिबल एसेट्स। ये तो इंटरनल है सारे के सारे, टैंजिबल एसेट में तो मशीनरी डाल दो। टेक्नोलॉजी इसमें आएगा, टेक्नोलॉजी। टैंजिबल एसेट में सिर्फ मशीन आ रही है, उसमें टेक्नोलॉजी की बात नहीं हो रही है। टैंजिबल एसेट और हाँ, बिजनेस स्ट्रक्चर, यस। बिजनेस स्ट्रक्चर कैसा? सेंट्रलाइज है, डिसेंट्रलाइज्ड है। और कल्चर कैसा है वहाँ का बिजनेस का? हर एक बिजनेस का कल्चर डिफरेंट होता है। हाँ, तो वो स्ट्रक्चर उसमें आएगा, वैल्यूज़ एंड बिलीव्स के अंदर। कंपनी के क्या रूल्स हैं, कंपनी के क्या रेगुलेशंस हैं। और कोई पॉइंट मिस कर रहे हैं हम लोग? कल्चर हो गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एम्प्लॉयज़, टैंजिबल एसेट एक्सेट्रा। माइक्रो के बताओ, माइक्रो में क्या क्या आता है हमारे पास? ऑप्शन, सप्लायर, क्रेडिटर्स और इन्वेस्टर्स भी है, शेयर होल्डर्स। और मेन जिसको वो प्रोडक्ट सेल करते हैं, कस्टमर्स। और कोई पॉइंट? सप्लायर, क्रेडिटर्स, कस्टमर्स। गवर्नमेंट नहीं आएगी, माइक्रो लेवल पे बात हो रही है। मैक्रो लेवल पे ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, जो कि डायमेंशंस हम लोग पढ़ते हैं, वो कस्टमर्स ही तो हैं, कस्टमर्स और कंज्यूमर्स। और हाँ, कंपेटिटर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। कंपेटिटर्स, कंपेटिटर्स, कंपनी के कंपेटिटर कौन कौन है, इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है कंपनी के बिजनेस के ऊपर। देन मैक्रो लेवल पे, अब मैक्रो लेवल पे तो सारे पॉइंट्स लिख सकते हो। कौन कौन से? लीगल, जो कि हमारे डायमेंशन से बनने वाले लीगल एनवायरनमेंट है हमारे पास। देन टेक्नोलॉजिकल और यस, सोशो कल्चरल, सोशो कल्चरल एंड पॉलिटिकल, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजी हो गया, सोशो कल्चरल, पॉलिटिकल, लीगल एंड इकोनॉमी, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। So there are 5 types of dimensions in our business environment. वो इसी में आएगा ना, इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन हमारा आएगा इकोनॉमिक के अंदर। ये अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। हाँ हाँ, यस, इसका एग्जाम्पल बताऊंगी अभी।
ओके क्या था इंटरनल एनवायरनमेंट में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? इंटरनल एनवायरनमेंट वी हैव एम्प्लॉयज, शेयर होल्डर्स, टैंजिबल एसेट, बिजनेस स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा कैसा होता है? हाँ, पहले इंटरनल के ऊपर बात कर लेते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल एनवायरनमेंट में हमारे पास आ गया बिजनेस स्ट्रक्चर विच कैन बी इन द फॉर्म ऑफ हायरार्किकल। इनफॉर्मली वहाँ पे कम्युनिकेशन हो रही है, फॉर्मल कम्युनिकेशन हो रही है, और लाइक स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कैसा है, लाइक प्रॉपर अथॉरिटी वहाँ पे है या नहीं है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आई थिंक कि सबने पढ़ा हुआ होगा ये। तो ये बताता है कि बिजनेस का स्ट्रक्चर कैसा है। देन कंपनी कल्चर, कंपनी बिलीव्स एंड वैल्यूज़, कंपनी का कल्चर कैसा है वहाँ पे। एंड लाइक दे बिलीव इन रिटेनिंग टॉप टैलेंट, कस्टमर्स को ले लेकर आ रहे हैं, कस्टमर्स को लाइक कस्टमर टारगेट है उनके पास, एक पूरा सेट ऑफ ऑडियंस उनके पास है। और रिटेनिंग कैसे कर रहे हैं, स्किल्स कैसे डेवलप करवा रहे हैं, क्या वहाँ पे इंटर्नशिप हो रही है, ट्रेनिंग करवाई जा रही है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हो रही है, मार्केट रिसर्च की जा रही है, मार्केट डेवलपमेंट हो रही है या नहीं हो रही है। दैट कम्स अंडर कंपनी कल्चर। नेक्स्ट रिसोर्स एंड कैपेबिलिटीज़, वो आ गया हमारा टैंजिबल एसेट के अंदर। टैंजिबल एसेट कंपनी की बिल्डिंग, कंपनी का एसेट कैसा है, कंपनी के पास रिसोर्स लाइक मशीन्स कैसी हैं, मशीन्स में अपग्रेडेशन चाहिए या नहीं चाहिए, क्या हम लोग एग्जिस्टिंग मशीन के ऊपर वर्क कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सो दैट कम्स अंडर टैंजिबल एसेट। और रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज़, इसका अगर एग्जांपल दूँ तो अगर कोई कंपनी अपने पुराने एग्जिस्टिंग मशीन्स के ऊपर ही काम करी जा रही है और उन्हें पता है कि उसका जो कंपेटिटर है वो यूज़ करे एक अपग्रेड टेक्नोलॉजी के साथ, अपग्रेड उसके पास मशीनरी है, सो एडवांटेज किसको मिलेगा? जो अपग्रेडेड कर चुकी है उसको मिलेगा ना, एडेड एडवांटेज मिल जाएगी कि उसके पास ऑलरेडी बहुत टेक्नोलॉजी एडवांस है, मशीनरी उसके पास। तो टैंजिबल एसेट में हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे पास मशीनरी, जो हमारे पास लाइक मशीनरी कैसी है, बिल्डिंग को लाइक हमें और ख़रीदना है, लैंड हमें और ख़रीदनी चाहिए, या फिर छोटे लेवल पे हम लोग काम कर सकते हैं या नहीं। देन विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स। नो कंपनी कैन सर्वाइव विद द विजन। उसका विजन क्या है? विजन क्या होता है? लाइक वाई द कंपनी एग्जिस्ट, व्हाट इज़ द एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंपनी। मिशन, उसका मिशन क्या है, वो क्या करना चाहती है, व्हाट इज़ द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कंपनी। देन ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्या है? विदाउट दीज 3 एलिमेंट्स अ कंपनी कैन नॉट सर्वाइव। और कोई भी एम्प्लॉय भी मुझे लगता है कि वहाँ पे रहना पसंद भी नहीं करेगा जब उनको यही नहीं पता कि हमको करना क्या है। लाइक व्हाट इज़ द डायरेक्शन, विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव टेल्स द गाइडेंस, टेल द डायरेक्शन कि किस रास्ते में मूव करना है एक कंपनी को। सो विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स। वैल्यूज़ इसमें आई ना, कंपनी कल्चर एंड वैल्यूज़। कंपनी की वैल्यूज़ क्या है? मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स नहीं, वो डिफर करते हैं। विजन किस डायरेक्शन में जाना है, मिशन क्या है उसका, एंड देन ऑब्जेक्टिव क्या है, जो एक लॉन्ग टर्म एक शॉर्ट टर्म भी होता है। अच्छा, एक कंपनी के कल्चर से एग्जाम्पल याद आया, अमेज़ॉन एंड अमेज़ॉन कंपनी बहुत ज़्यादा अपने कस्टमर फ्रेंडली है, कस्टमर के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट रहती है अमेज़ॉन, और उसका कल्चर ही यही है, दे बिलीव टू सर्व देयर कस्टमर्स। तो दिस टेल्स द कंपनी कल्चर कि कंपनी के कल्चर, कंपनी की वैल्यू क्या है, व्हाट इज़ द सेट ऑफ बिलीफ ऑफ एनी कंपनी। और यस, ऐसे बहुत सारी कंपनीज़ हैं हमारे पास जिनका वर्किंग कल्चर डिफ़र करेगा। कोई कंपनी ऐसी होगी जो इनोवेशन में बिलीव करेगी, इसका एग्जांपल है स्पॉटिफाई। स्पॉटिफाई का ये बिलीफ है दैट दे वर्क ऑन
इनोवेशन, हर टाइम कुछ ना कुछ न्यू लाइक ट्राई करना। दे बिलीव इन इनोवेशन। इनका क्या है, कस्टमर फ्रेंडली है, कस्टमर के लिए जितना वो लोग कर सकते हैं उतना ज़्यादा ध्यान देते हैं, इंस्टेड ऑफ मेकिंग प्रॉफिट्स ओनली प्रॉफिट्स के ऊपर वर्क नहीं करते। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, यस टाटा वो चैरिटी करता है, यस हाँ उस टाटा को हम लोग एग्जैक्टली हाँ वो ह्यूमंस के ह्यूमन हाँ सोसाइटल वैल्यूज़ अच्छी है, यस और कुछ कुछ तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए भी काम करती हैं। बहुत सारी कंपनीज़ ने आजकल लाइक लोगो बना लिया है दैट दे जैसे क्या नाम है उसका, उस कंपनी का मामा अर्थ में हमें एक वो टैगलाइन आती है लाइक ये प्रॉफिट भी कमाती है और पेड़ भी उगाती है, समथिंग लाइक दैट। तो वो एनवायरनमेंट के लिए कुछ कर रही है और वो बताती भी अपने कस्टमर्स को दैट दे आर डूइंग समथिंग फॉर देयर एनवायरनमेंट ऑल्सो, एंड दिस टेल्स द एनवायरनमेंट और द कल्चर, कंपनी कल्चर एंड बिलीफ। ओके माइक्रो पे आते हैं। माइक्रो के लिए सबसे पहले सप्लायर अभी वैसे बात भी की हमने। सप्लायर अगर अपने रॉ मटेरियल को जब वो सप्लाई कर रहा है उसमें ही वो चेंजेस कर देगा, लाइक इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी कर सकता है वो, उसके चार्जेस इंक्रीज कर देगा, ट्रांसपोर्टेशन में, वेयर हाउसिंग में वो अपने प्राइसेस को इंक्रीज कर देगा, देन व्हाट विल हैपन, बिजनेस एनवायरनमेंट उसके अकॉर्डिंग चेंज हो गया, उसको पहले एनालाइज करना पड़ेगा। देन क्रेडिटर्स, हमें ये चेक करना पड़ेगा क्रेडिटर्स हमारे लाइक वो बेड डेट्स में तो नहीं आ रहे हैं, लाइक क्रेडिटर्स हैं कैसे, किस टाइप के हैं, कि क्रेडिटर्स बिलीव करते हैं लाइक अपने जितने भी हमारे पास वो अमाउंट उनके पास इंडेटेड होता है क्या वो देने में बिलीव करते हैं। तो क्रेडिटर्स लाइक तुम क्रेडिट दे किसको रहे हो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो तुम्हारे क्रेडिटर्स के ऊपर यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ता है। देन कस्टमर्स, व्हाट इज़ द सेट ऑफ टारगेट कस्टमर्स यू हैव, एक कंपनी के पास कस्टमर्स कैसे हैं, क्या वो चेंज करने की ज़रूरत है। ऑफ कोर्स कस्टमर्स चेंजेस एवरी टाइम, आज वो किसी ब्रांड पे हैं कल वो किसी और ब्रांड पे शिफ्ट कर जाएंगे, दैट डिपेंड्स कि तुम्हारी कंपनी किस चीज़ को फॉलो कर रही है। आज वो कोई लाइक प्रोडक्ट बना रही है उसमें कुछ फ्लॉ आ गया, फॉर एग्जांपल चलो ले लो, अभी हमारे पास वी हैव वेरियस एग्जांपल्स ऑफ बर्गर्स, अभी हमारे पास रेस्टोरेंट लाइक हमारे पास एग्जांपल है बर्गर किंग है हमारे पास, बर्गर सिंह है, मैकडोनल्ड्स है, सो वी हैव वैरायटी ऑफ ऑप्शंस राइट। तो उसमें से अगर एक जगह पे हमें सर्विस अच्छी नहीं मिलेगी सो वी कैन शिफ्ट टू अनदर, तो कस्टमर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है वो कस्टमर के साथ डील कैसे कर रहे हैं, हाउ आर दे डीलिंग विद द कस्टमर्स। और कस्टमर्स का सेट रहना, ब्रांड लॉयल रहना बहुत इंपॉर्टेंट है और वो कंपनी ही मेंटेन करके रखती है। उसके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, कस्टमर्स के साइकी को रीड करना कि कस्टमर्स की साइकी भी चल कैसी रही है। फॉर एग्जांपल ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं, फॉर क्लोथ्स ऑल्सो फैशन चेंज होता रहता है, फैशन चेंज होगा कस्टमर्स शिफ्ट कर जाएंगे किसी और चीज़ के पास, किसी और प्रोडक्ट के लिए। देन कंपेटिटर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, कंपेटिटर कैसे इन्फ्लुएंस करेगा, किस चीज़ में, एप्पल आएगा, वो तो ब्रांड लॉयल, हाँ उसके लिए रहते हैं ना, वो क्यों रहते हैं, ब्रांड वैल्यू है, प्लस वो अभी तक लाइक ऐसा कोई न्यूज़ नहीं आई कि उनके लाइक किसी भी प्रोडक्ट में कुछ फ्लॉ आया हो, वो कस्टमर सर्विस देने में भी रेडी रहते हैं। देन हाँ एप्पल का लाइक होल टेक्नोलॉजी के ऊपर अगर बात की जाए तो हाँ वो एकदम बहुत सही तरीके से कर रही है। देन कंपेटिटर्स, एयरटेल एंड जियो, ओके, कंपेटिटर्स कैसे अफेक्ट कर रहे हैं, प्राइस से इन्फ्लुएंस करके, बट मेनली पता है कंपेटिटर्स किससे अफेक्ट करते एक दूसरे को, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज से, अपने एडवर्टाइजिंग से। स्विगी, जोमैटो, कोको कोला एंड पेप्सी आर द पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ अगर हम लोग कंपटीशन की बात करते हैं तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है सैमसंग एंड एप्पल। ठीक है, कंपेटिटर्स, सो कंपटीशन के लिए मेन चीज़ क्या है कि तुम अपने ब्रांड को कितना
एग्जिस्ट करा के रख रहे हो इन द मार्केट, और उसके लिए नीड क्या है? यू नीड टू मार्केटाइज योर प्रोडक्ट वेरी वेल, वेरी वाइजली, बहुत वाइजली चूज़ करना पड़ेगा तुम क्या ऑफर लगा रहे हो, क्या डिस्काउंट लगा रहे हो, और क्या तुम रीड कर रहे हो तुम्हारे सामने वाले जो कंपेटिटर है उसकी क्या नॉलेज चल, लाइक उसके दिमाग में चल क्या रहा है, क्या वो अपना प्राइस चेंज करेगा? एग्जैक्टली क्या तुम वो गैप फिल कर रहे हो जो तुम्हारी लाइक सेल्स को कम करा रहे हैं? वो गैप को भी तो फिल करना इंपॉर्टेंट है। सो दैट वी स्टडी इन कंपेटिटर्स, और ये सारी चीज़ें रीड करना और एनालाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर बिजनेस एनवायरनमेंट, एंड दिस कम्स अंडर माइक्रो एनवायरनमेंट। एंड देन लास्ट जो हमारा मैक्रो है, मैक्रो के ऊपर हम लोग थोड़ा अच्छे से बात करते हैं। इसके लिए एग्जांपल्स भी बताते रहना, ओके। मैक्रो एनवायरनमेंट, मैक्रो एनवायरनमेंट में सबसे पहले बात करते हैं लीगल, एंड मैक्रो तो है ही है, साथ में इसका एक अलग से टॉपिक है व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट और व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। उसके लिए भी अगर क्वेश्चन आता है तो तुम्हें यही सारे पॉइंट्स लिखने हैं, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, सोशो कल्चरल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। ठीक है, तो इसी के साथ नाउ टेल मी व्हाट इज द लीगल एनवायरनमेंट। हाँ, कोई एक एग्जाम्पल से बता। नहीं, इंटरेस्ट रेट नहीं आएगा उसमें। अच्छा, लीगल वैसे है क्या? लाइक गवर्नमेंट लॉज बनाती है। कंपनीज एक्ट 2013, वेरी नाइस। कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट बना, उसने क्या बनाया? पूरा लॉ बनाया है, और उसके अकॉर्डिंगली कंपनी को रहना पड़ेगा। पहले, इससे पहले कौन सी हमारे पास था? एक्ट 1956, कंपनीज एक्ट 1956 वी हैड। उसके बाद चेंज हुआ कंपनीज एक्ट 2013, और उसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए, अमेंडमेंट्स किए गए, सेक्शंस में कुछ कुछ चेंजेस आए। तो अब इससे क्या पता चला? जो भी लीगल चेंज आया उसके अकॉर्डिंगली कंपनीज ने अब शिफ्ट किया, अडाप्ट किया। और अगर वो नहीं करेगी तो क्या होगा? अगर वो लीगल के साथ अडाप्ट नहीं करे तो बहुत बड़ा चेंज है ना, तब तो वो कंपनी बंद हो सकती है, तब तो कंपनी को पुलिस आके क्वेश्चन कर सकती है कि तुम ऐसे कैसे काम कर रहे हो। तो लीगल तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया टू अडाप्ट। और एग्जाम्पल बताओ, क्या बता रहे थे? जीएसटी, यस। इनकम टैक्स एक्ट, और एग्जैक्टली सीसीआई 2002। नहीं, पॉलिटिक बनाती है, वो मैं बताती हूँ अभी कैसे आया है। अच्छा, पूरा एक तुम्हें बताती हूँ ये कैसे कैसे कनेक्ट हो रहा है, एक एग्जाम्पल से बताती हूँ तो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। ओके, लेट्स मूव ऑन टू 1991 पे चले जाते हैं। 1991 में किसकी किसकी पार्टी आई थी? कांग्रेस की। ठीक है, कांग्रेस केम टू द पोजीशन इन 1991। उसके टाइम पे कांग्रेस आई। दैट वाज अ पॉलिटिकल चेंज, पॉलिटिकल चेंज आया। उन्होंने क्या किया इसके बाद? पॉलिसी कौन सी बनाई है 1991 में? एलपीजी पॉलिसी बनाई। एलपीजी पॉलिसी मीन्स लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इस चीज़ में चेंजेस करने के बाद क्या हुआ? इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट होने लगा, ग्लोबलाइज होने लगी। प्राइवेटाइजेशन में जो कंपनीज थी वो प्राइवेटाइज भी होने लगी, उनको लाइसेंस मिलने लगा। पहले तो बहुत स्ट्रिक्ट था पूरा एनवायरनमेंट, उसमें कंपनीज को एग्जैक्टली एमएनसी स्टार्ट हुई। लिबरलाइजेशन में थोड़ा सा लिबर्टी भी दी गई, जो सारी की सारी पब्लिक कंपनीज में आती थी उनको प्राइवेट कंपनीज में भी बना दिया गया। ये सारा एलपीजी में आया। इसके बाद इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एग्जिम पॉलिसी हमारी बनी है। फेरा से हम लोग किस पे पहुंच गए हैं? फेमा एक्ट पे पहुंच गए हैं। एलपीजी के बाद अब ये तो हमारा हो गया पॉलिटिकल चेंज। दिस इज द लॉ। लाइक एलपीजी बना है तो क्या बना रहा है? ये एक्ट बना रहा है, पॉलिसीज़ बना रहा है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी बना है हमारा 1991 में। ये सारी मिला करके पॉलिसीज़ बनी हैं। तो एक पार्टी आई सीन में, और उसने बनाई पॉलिसीज जो कि हैं लीगल। लीगल के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं, अब जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है तो ऑफ कोर्स हम लोग टेक्नोलॉजी पे अपग्रेड
कर देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास अब टेक्नोलॉजी इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जा सकता है। हम लोग देख सकते हैं अच्छा वो वाली जो कंट्री है उन कंट्रीज़ के अंदर एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है जो कि हमारी कंट्री में अभी नहीं है, बट वी कैन इम्पोर्ट इट, हम इंपोर्ट कर सकते हैं, फिर रॉ मटेरियल सप्लाई होने लगे। ये आया एलपीजी में हमारे पास टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हुआ, लाइक कंपनीज फिर स्टार्ट करने लगे अपनी मशीनरी अपग्रेडेशन में, टेक्नोलॉजी आई। टेक्नोलॉजी अगर अच्छी हो जाएगी, हमारी कंपनीज अच्छी चलेंगी, उससे क्या होगा, टेक्नोलॉजी अच्छी हो रही है, ठीक है, एग्जैक्टली। इकोनॉमी ग्रो कैसे होगी, जब टेक्नोलॉजी ग्रो हुई, लोगों को काम मिलने लगा, एम्प्लॉयमेंट होने लगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो क्या होगा, ग्रोथ होगी, इनकम बढ़ेगी, नेशनल इनकम उसके बाद से फिर राइज हुई है, जो कि पर कैपिटा इनकम हमारी पहले बहुत लो थी, उसके बाद से पर कैपिटा इनकम विल हैड राइजन उस टाइम पे पर कैपिटा इनकम। तो टेक्नोलॉजी में हम लोग कह सकते हैं टेक्नोलॉजी के बाद से क्या है, इकोनॉमिक फैक्टर्स में चेंज आया, वो भी पॉजिटिवली चेंज आया। अब ये सब चीज़ें हुई, पर कैपिटा इनकम अब बहुत अच्छा हो रहा है, लाइक पूरी इकॉनमी में बहुत अच्छा हुआ, पर कैपिटा इनकम चेंज हो गई, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। तो अब इसके साथ साथ जो कंपनीज है वो कैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करने की ट्राई कर रहे हैं, सोशो कल्चरल, लाइक सोशो कल्चरल बन गया। इसके बाद से लोगों को सोशो कल्चरल है क्या, लाइक जो हमारी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, लाइक सोसाइटी के अकॉर्डिंग है, हमारी जो भी कंपनीज है वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग चीज़ें कर रही है। तो सोसाइटी को, हमारी कंट्री को ज़रूरत थी कुछ चेंज की। अगर मैं बात करूँ 1990s की, तो हमारे पास उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे रेफ्रिजरेटर्स और टीवी की अगर मैं बात करूँ तो टीवी हमारे पास ब्लैक एंड वाइट भी हुआ करते थे, बट अगर मैं कलर टीवी की बात करूँ तो देवर लाइक कि बहुत ऑस्टेंटेशियस और लाइक लग्जीरियस प्रोडक्ट है, और वो बहुत कम लोगों के घरों में मिलता था उस टाइम पे। तो वो चेंज हुआ, और वो चेंज होने के बाद क्या हुआ, सोशो कल्चरल चेंज आया। लाइक अब आजकल के टाइम पे क्या हुआ है, अगर मैं आज के टाइम पे बात करूँ तो लोगों के पास बहुत कॉमनली ये सारी चीज़ें अवेलेबल है, और दीज आर वेरी कॉमन। उस टाइम, अभी इस टाइम पे ऐसा नहीं है कि अच्छा किसी के पास, किसी के घर में एसी है तो बहुत कोई बड़ी चीज़ है, बट टाइप्स एंड पैटर्न्स कैन बी डिफर। लेकिन हमारे पास हमारा अपग्रेडेशन लाइफस्टाइल में भी हो गया, अब लोग लाइफस्टाइल अपना पूरा चेंज कर चुके हैं, लोग शिफ्ट हुए हैं। अभी इन सब में मैं पूछूंगी, तो सोशो कल्चरल में चेंज आया, लोगों का लाइफस्टाइल इंक्रीज हुआ, लाइफस्टाइल में चेंज आया, बहुत पॉजिटिव चेंज आया। अगर इसी से मैं पूरा एग्जांपल लूँ तो हमें सारे एनवायरनमेंट फैक्टर्स यहाँ पे नज़र आ जाते हैं कि एक पॉलिटिक चेंज से क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं। और अभी का अगर मैं देखूँ तो 2014 से बीजेपी गवर्नमेंट आई, क्या क्या चेंजेस आए, अगर 2014 की बात कर लेते हैं, 2014 में क्या क्या चेंजेस आए, हमारे जीएसटी बिल आया, और स्टार्टअप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, पीएम उदय, पीएम जय, मतलब इतनी सारी चीज़ें, स्कीम्स लाई गई हैं हमारी इंडिया के अंदर, और वो किस चीज़ के लिए बेनिफिट दे रही हैं लोगों को, अपने कस्टमर्स को। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, स्टार्टअप कंपनीज़ को अब फंड्स, एंजल इन्वेस्टर्स अब उनको मिल जाते हैं, उनको लोन मिल जाता है बहुत ईजिली, उनको कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल रहा है, विमेन एंटरप्रेन्योर्स आर कमिंग इनटू द फील्ड, विमेन रिजर्वेशन बहुत ज़्यादा होने लगा है। तो ये सारी चीज़ें, यस ऑफ कोर्स, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हुआ है, एडवांसमेंट हुआ है, यूपीआई आजकल होने लगा है, एग्जैक्टली हाँ। तो अब लाइक लोगों को अपने पास कैश रखने की ज़रूरत नहीं है। सो ये सारा, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये हम लोग 2014 से भी कंपेयर कर सकते हैं, एंड यू कैन राइट द एग्जाम्पल ऑफ दिस ऑल्सो, अगर तुम्हारे पास ये पूरा क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। तो लीगल की बात कर ली हमने, टेक्नोलॉजी की कुछ बताओ, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में क्या क्या चेंज आया है। आजकल वी आर यूजिंग एआई बहुत ज़्यादा, एआई एंड चैट बॉक्स हम लोग यूज़ करने लगे हैं, जीपीटी, हाँ, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, यस। तो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन जितनी ज़्यादा हो रही है आजकल के टाइम पे, वो आई थिंक अगर मैं एक डेकेड पीछे देखूंगी तो शायद इतनी चीज़ें थी भी नहीं, दूर दूर तक, वो पूरा ज़माना ही डिफरेंट था। और आजकल के टाइम पे देखो कंपनीज़ के लिए कितना कुछ है टू अडेप्ट। अब जो कंपनीज़ जिनके पास ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, लाइक कुछ कंपनीज़ ऐसी होंगी जो कि 5G में भी यूज़ ना कर रही हो,
तो क्या उनके लिए प्रॉब्लम है, प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है ये? बिल्कुल है, क्योंकि उनको उस एनवायरनमेंट में रहना पड़ेगा जहाँ पे टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो चुकी है। वो पुराने ज़माने के हिसाब से नहीं रह सकते आजकल। देन सोशो कल्चरल में कोई एग्जांपल बताओ। एग्जैक्टली, यस, वर्क फ्रॉम होम आ सकता है और ई लर्निंग प्लेटफॉर्म भी आ सकता है। अगर कोविड के टाइम पे बात करूँ तो कोविड में लर्निंग पॉसिबल ही नहीं हो पाती अगर हमारे पास लाइक मोबाइल फ़ोन ना होता, गूगल मीट जैसी चीज़ें ना होती, और लाइक कैमरा ना होता, हाँ, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर ना होता। लाइक अब वैसे तो उस टाइम पे भी बहुत सारे एरियाज़ में नेटवर्क नहीं आते थे, इंटरनेट नहीं था, लेकिन उसके बाद फिर वो चीज़ें लाइक देखी, अच्छा ये आइडेंटिफाई किया उन्होंने प्रॉब्लम, और उस चीज़ को फुलफ़िल करने की ट्राई भी की। तो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में यस, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म भी हम लोग लिख सकते हैं। और क्या बोला था, वर्क फ्रॉम होम, यस, वर्क फ्रॉम होम टेक्नोलॉजी आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, जो कि पहले नहीं किया जाता था। अब तो इंटेंशनली लाइक वॉलंटरीली लोग जो होते हैं वो वर्क फ्रॉम होम करना प्रेफर करते हैं, और अगर लाइक कंपनी अगर इस चीज़ में कंफर्टेबल है तो। सोशो कल्चरल का बताओ। सोशो कल्चरल लाइक बताओ तो क्या बोल रहे हो? हाँ, अच्छा, वो लाइक चैरिटी एनजीओ वाला ना, रिलेटेड टू। हाँ, अगर कोई कंपनी एनजीओ रिलेटेड लाइक चैरिटी कर रही है तो वो उसके अंडर आ जाएगा। चैरिटी कर रही है, ह्यूमन जस्टिस कर रही है, फेयर कर रही है। और सोशो कल्चरल में आजकल ना एक चेंज आया है, लाइक पीपल हैव शिफ्टेड टू हेल्दी, बहुत ज़्यादा जिम और हेल्दी आइटम्स, ऑर्गेनिक फूड, वीगन फूड बहुत ज़्यादा आजकल ट्रेंड में है। तो ये सब क्यों हो रहा है? सोशल इन्फ्लुएंस हो रहे हैं लोग, और जैसे ही एक टारगेट हिट करता है कस्टमर को, और उनके माइंड में ये जाता है कि अच्छा ये हमें इस चीज़ में भी ट्राई करना चाहिए, एंड दिस इज़ वेरी सूटेबल, और कह लो कि हाँ आजकल के टाइम पे इसकी नीड है ऑर्गेनिक फ्रूट्स खाने की, ना कि प्रोसेस्ड फूड खाने की हमको ज़रूरत है। तो सोशो कल्चरल में पीपल हैव शिफ्टेड टू मोर हेल्दी थिंग्स, हेल्दी ड्रिंक्स हो गए आजकल, जिम्स के ऊपर बहुत ज़्यादा। तो इसके हिसाब से मैं क्या कहूँगी कि कंपनी जो है उनको ट्राई करना चाहिए कि प्रोसेस फूड की अगर इसमें तुमने देखा होगा जो चिप्स आती हैं पहले वो प्रोसेस्ड वाली ना होके, मतलब पहले तो प्रोसेस्ड होती थी, उसके बाद से उन्होंने स्टार्ट किया वो फ्राई वाली एक होती है, नहीं चिप्स, लाइक बहुत सारे ऐसे पैकेट्स होते हैं जो कि वो ट्राई करते हैं कि लाइक लोगों को उससे हेल्दी बेनिफिट्स भी मिले, प्रोटीन्स वगैरह ये सब कह सकते हो तुम। ड्राई वाला था, लाइक वो फ्राइड नहीं होता, एयर फ्राई होता है, हाँ, 2 यम वाला, हाँ। तो ये सब सोशो कल्चर लाइक कंपनीज ने इस चीज़ में अडाप्ट करना अब लाइक स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि उनको पता है कस्टमर्स अब हमारी ये वाली चीज़ें, पुरानी चीज़ें को नहीं लाइक चूज़ करेंगे। देन और कोई एग्जांपल सोशो कल्चरल का? रिलीजन, हाँ, मतलब इसका एग्जांपल, हाँ, वैसे अगर मैं बात करूँ सोशो कल्चरल की, तो एक कंपनी को बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है कि वो कौन से एनवायरनमेंट में काम कर रही है, वहाँ के कस्टमर्स की सेंटिमेंट्स को हर्ट ना करे किसी भी वे में, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, रिलीजन, कास्ट, और उनका लाइक कोई भी लाइक फूड आइटम है, वो लोग क्या वेयर करते हैं, किसी भी चीज़ का कोई भी कंपनी सेंटिमेंट हर्ट नहीं कर सकती किसी भी लाइक इंसान का। हाँ, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल, हाँ। सोशो कल्चरल का और मैं क्या एग्जांपल, आगरा ऑफ कोर्स, और इसका हो सकता है लाइक इन साउथ इंडिया में पीपल और लाइक लेडीज़ मोस्टली वेयर साड़ीज़, तो वहाँ पे सूट कल्चर इतना नहीं है। वहीं अगर मैं शिफ्ट करूँ नॉर्थ इंडिया में, सूट कल्चर बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे तुम्हें लाइक वैरायटी ऑफ सूट्स मिल जाएंगे, सूट एंड सलवार, और लाइक बहुत सारे वैरायटी है हमारे पास। तो अगर किसी को लाइक साड़ी चाहिए, अब कंपनीज भी उस हिसाब से देख रहे हैं, अच्छा कस्टमर हमारे सबसे ज़्यादा कहाँ पे है फॉर साड़ी, तो तुम्हें सिल्क साड़ी, ये सब जितनी भी लाइक वैरायटी होगी साड़ीज़ की, वो तुम्हें साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा और बेटर वे में मिलेगी। वहीं पे नॉर्थ इंडिया में कंपनीज जो होंगी वो सूट सलवार ये सब के लिए ओपन कर सकती है।
ओके, देन पॉलिटिकल चेंज, पॉलिटिकल फैक्टर, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या बना रही है यहाँ पे, पॉलिसीज़ बना रही है। गवर्नमेंट ने जितनी भी पॉलिसीज़ यहाँ पे बनाई हैं रिलेटेड टू बिजनेस हो गया, अभी मैंने तुम्हें बताया अभी बजट, यस हाँ बिल्कुल आता है। पॉलिटिकल नहीं, पॉलिटिकल लाइक चेंज इकोनॉमिक में आएगा वो बजट ना, बजट इकोनॉमिक में आएगा। हाँ, इकोनॉमिक में तुम्हारे जितने भी माइक्रो इंडिकेटर्स और मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है वो सारे इकोनॉमिक में आएंगे। पॉलिटिकल में एक पॉलिटिकल पार्टी क्या रूल्स ला रही है, जितने पार्लियामेंट में बिल बनते हैं वो सारे इसके अंदर नहीं आ जाएंगे। हाँ हाँ, तो बनाते तो वही लोग हैं ना, तो पार्लियामेंट में बन रहे हैं ना। पॉलिटिकल में क्या क्या चीज़ें आती है हमारे पास, आती है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। जुडिशरी में ही आ जाएगा ना सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स वगैरह। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये सब अरे इसी लाइक जुडिशरी इसी के अंदर आ जाएगी ना। कोर्ट जितनी भी जो बनाती है लाइक जितने बिल्स पास होते हैं उनके ऊपर अगर कोई केस करने आ जाए तो क्या वो जुडिशरी के पास नहीं जाएगा। जुडिशरी यहाँ पे क्या चेक कर रही है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड हार्म ना हो किसी भी सिटीजन का, इंडियन सिटीजन का, और अगर वो होता है इन केस तो हम लोग वी कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट, द हायर कोर्ट। ओके, लास्ट इकोनॉमिक फैक्टर, inflation, interest rate, and of course you were saying fiscal policy. Fiscal policy जो तुम बजट की बात कर रहे थे, that comes under fiscal policy. इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, फिजिकल पॉलिसी, बजट और इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया जितना भी होता है, एंड मॉनेटरी पॉलिसी ऑल्सो। यस, मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है और फिजिकल पॉलिसी? हाँ, फिजिकल पॉलिसी कौन बनाता है? फिजिकल पॉलिसी फाइनेंस मिनिस्टर किसके अंडर आता है? तो गवर्नमेंट बना रही है ना। फिजिकल पॉलिसी कौन बना रहा है? गवर्नमेंट ही तो बना रही है। गवर्नमेंट ही तो बजट बनाती है, तो फिजिकल पॉलिसी कौन बना रहा है? गवर्नमेंट बना रही है। मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? आरबीआई बनाता है। आरबीआई के हाथ में है मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करके रखना, जिसके अंदर वो इंटरेस्ट रेट को चेंज करता है, लाइक अप डाउन करता है। और अभी रिसेंटली इतने टाइम हो गया इन्फ्लेशन का, अभी स्टिल वी नीड टू मैनेज द इन्फ्लेशन। अभी तक आरबीआई ने अपने इंटरेस्ट रेट को कम नहीं किया, वो स्टेबल ही चल रहा है काफ़ी टाइम से, जो कि हम लोग अभी आगे जाके पढ़ेंगे। इंटरेस्ट रेट तुम लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा, पहले पढ़ा हुआ है सबने। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट पढ़ा हुआ है, तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है, कैसे वो चेंज करते हैं, और आरबीआई कैसे उनको चेंज करता है इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिचुएशन। लाइक इन्फ्लेशन ज़्यादा है, इन्फ्लेशन कम है, तो क्या होगा। ये सारे पॉइंट्स क्लियर है सबको? लीगल, टेक्नोलॉजिकल, सोशो कल्चरल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स, और ये एग्ज़ाम में 100% आएंगे। ओके, लास्ट टॉपिक हमारा आज का क्या? नो, इट विल टेक अबाउट 10 minutes. नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी, नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अच्छा चलो बताओ पहले, हमारे पास कितनी टाइप्स ऑफ इकोनॉमी होती है? What are the types of economies in the whole world we have? Socialist, yes. Socialist, huh? Capitalist and mixed economy.
सोशलिस्ट, मिक्स्ड एंड कैपिटलिस्ट। हमारे इंडिया के अंदर कौन सी वाली इकोनॉमी है? मिक्स्ड इकोनॉमी है। अगर मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या फीचर्स आते हैं फिर बताओ? क्या? तो yes, it is a mix of capitalist and socialist। और सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट क्या होती है फिर? सोशलिस्ट क्या होती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ एग्जैक्टली, सोशलिस्ट उसकी नहीं है। वो आती है ऑटोक्रेट। These are we can consider them as autocrat countries। हाँ अब बोलो, सोशलिस्ट? एग्जैक्टली, तुमने उल्टा बोला। हाँ, जिसमें ये ना हो। कैपिटलिस्ट में हम लोग ज़्यादा फोकस किसके ऊपर करते हैं? प्राइवेटाइजेशन के ऊपर करते हैं। लाइक जो भी चीज़ें हो रही हैं वो बहुत, इसमें लेज़र फेयर हम लोग कह सकते हैं। लेज़र फेयर इकोनॉमी यहाँ पे होती है, डैट मीन्स द लिबरल इकोनॉमी, वेरी लिबरल। और सोशलिस्ट कौन सी होती है? जहाँ पे हम लोग ज़्यादातर ट्राई करते हैं जहाँ पे सोशल वेलफेयर किया जा सके, मोर फोकस्ड ऑन सोशल वेलफेयर। और मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है? मिक्स्ड इकोनॉमी में वी हैव पब्लिक एंड प्राइवेट का मिक्स, पब्लिक एंड प्राइवेट का मिक्स। अब तुम्हें इंडिया के अंदर कुछ पब्लिक कंपनीज मिलेंगी, कुछ प्राइवेट कंपनीज मिलेंगी, बट उनका एक लिमिट होगा। हम सारा प्राइवेट नहीं कर सकते, हम सारा पब्लिक भी नहीं कर सकते। दोनों का अपना अपना एक वेट है ना। ये तो पता है सबको कि लाइक पब्लिक क्यों नहीं कर सकते, पूरा प्राइवेट क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते पूरा प्राइवेट, बताओ? नुकसान किसका होगा? नहीं, अगर हम सारा, पब्लिक का मतलब क्या है? पब्लिक का मतलब क्या है? अगर हम सारी कंपनीज को गवर्नमेंट के अंडर में कर दें तो कंट्रोल सारा गवर्नमेंट के पास है, तो गवर्नमेंट को फिर सारी चीज़ें देखनी भी तो पड़ेगी ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके अंडर हाथ में आ गई? गवर्नमेंट के पास। बट क्या तुमने देखा है कि हमारे इंडिया के अंदर टाटा कंपनी हो गई, रिलायंस कंपनी हो गई, वो कंट्री को अपग्रेड भी कर रहे हैं साथ साथ। वो जितना एडवांसमेंट लोगों को दे रहा है, कस्टमर्स को दे रहा है, उतना हो सकता है कोई अगर गवर्नमेंट कंपनी होती तो वो ना कर पाती। गवर्नमेंट एक अलग डायरेक्शन से चलती है और प्राइवेट कंपनी अलग उसका डायरेक्शन होता है, उसके पास उनको पता है कि उनको करना क्या है आगे। हाँ एग्जैक्ट, हाँ वो एक अलग बात है। तभी तो मैं कह रही हूँ कि इसका हम लोग पूरा प्राइवेट नहीं कर सकते, सो डैट कि प्राइवेट कंपनीज एक्सप्लॉइट ना करना स्टार्ट कर दे। अगर सारा हम लोग प्राइवेट के हाथों में दे देंगे तो दे विल स्टार्ट टू एक्सप्लॉइट द कस्टमर्स और द सोसाइटी। तो वो हम लोग नहीं करने दे सकते। इसी वजह से तो मिक्स्ड इकॉनमी है में हमारे लाइक कंट्री के अंदर। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर की अगर बात करूँ मैं, कुछ फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। हमारी कंट्री के अंदर कुछ फैक्ट्स हैं और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी क्या चल रहा है हमारी कंट्री के अंदर, और बहुत लेटेस्ट में निकाल के लाई हूँ फैक्ट्स एंड फिगर्स, इसको प्लीज़ नोट डाउन कर लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव लो पर कैपिटा इनकम। लो पर कैपिटा इनकम। व्हाट इज पर कैपिटा इनकम? एक इंसान की कितनी इनकम है इन आवर कंट्री? तो पर कैपिटा इनकम अभी क्या चल रही है? 2023 टू 24 के लिए जो लिखी गई है, दैट इज 1,83,236 लाइक, obviously 1,83,236 is the per capita income of
एन इंडिविजुअल इन आर कंट्री, एक सिटीजन की अभी 2023 to 24 का डेटा है ये। और अगर मैं प्रीवियस की बताऊं तो प्रीवियस में था हमारे पास 2022 to 23 का 1,69,496 रुपीज़ पर कैपिटा इनकम इन प्रीवियस ईयर। तो ज़्यादा हो गया पर कैपिटा इनकम, बट क्या ये हमारे लिए सफिशेंट है? 1,69,496 रुपीज़। तो प्रीवियस ईयर में हमारे पास था 1,69,496, बट वी शिफ्टेड टू, इस साल हमारे पास कितना है? 1,83,236 रुपीज़ पर कैपिटा इनकम। पर क्या ये एक्चुअल में होता है? हम लोग सिर्फ निकालते हैं ना इसको, ये तो पता है सबको। 1,83,000 ये सिर्फ लाइक बोलने के लिए पर कैपिटा इनकम, लाइक एक डेटा हमारे पास होना चाहिए कि हाँ इतना इतना लाइक एवरेज सबके पास सैलरी आती है या इनकम होती है, बट दिस इज़ नॉट अ रियल फिगर जो कि लोगों के पास है। हमारे हाँ 1 साल की है ये। इसमें अगर मैं पर कैपिटा इनकम की बात करूँ तो क्या लोगों के पास सारा पैसा, ये अब लाइक हर इंडिविजुअल के पास इतना पैसा तो नहीं आता। अच्छा, हमारी कंट्री में मोस्टली जो पैसा है, लाइक जो इनकम अगर मैं बात करूँ, पूरी इनकम मोर देन 50% इनकम किसके हाथों में जाती है? हाँ 2-3% ऑफ पीपल के पास, और वो भी बहुत कम है। लाइक द जायंट और द वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन हमारे इंडिया में भी हैं, जो हमारे इंडियाज़ रिचेस्ट पर्सन, उनके पास सारी इनकम का मोर देन 50% तो इन्हीं लोगों के हाथ में होता है। तो बाकी का लगा लो कितने लोगों के पास कितनी इनकम रह गई। अगर इनको मैं एक्सक्लूड कर दूँ तो फिर निकालो ना उसके बाद कितनी एवरेज आ रही है, तो आधा तो यही लोग ले जाते हैं। और ये सब हमारा एवरेज आ रहा है, ठीक है, लो पर, लेकिन स्टिल वी हैव अ वेरी लो पर कैपिटा इनकम राइट नाउ, जिसके ऊपर हमें वर्क ऑन करने की ज़रूरत है। ओके, सेकेंड पॉइंट इज हैवी पॉपुलेशन प्रेशर। पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेटेड कंट्रीज़ की अगर मैं बात करूं तो वर्ल्ड पॉपुलेटेड कंट्री कौन सी है? इंडिया। कब बनी? 2022 में आई गेस। 2022 से बात होने लगी थी, हैवी पॉपुलेटेड कंट्री इंडिया बन गई। और ये अभी फ़िलहाल वर्ल्ड रैंक कितनी है इसकी? फर्स्ट है। सेकंड इज़ ऑफ कोर्स चाइना को हमने सेकंड पे कर दिया है। तो चाइना सेकंड पे पहुंच चुकी है, फर्स्ट पे इंडिया आ चुकी है। इससे क्या प्रॉब्लम आई अब बताओ? हैवी पॉपुलेशन प्रेशर पड़ रहा है इंडिया के ऊपर भी। हाँ, 1 by 1 करके। क्या क्या? रिसोर्सेज लिमिटेड है, यस। हमारे पास रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज की बात करूँ तो हमारे पास एम्प्लॉयमेंट की जो लाइक ऑफर्स है वो बहुत कम है। इतनी तो हमारे पास एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं, हमारी इंडिया के अंदर जॉब्स ही इतनी नहीं है जितने नंबर ऑफ़ पीपल आर कमिंग फॉर गिविंग जॉब्स। लाइक जो भी एग्ज़ाम्स वो लोग दे रहे हैं, नंबर ऑफ़ पीपल कम। एग्जैक्टली, यस। डेंसली पॉपुलेटेड एरिया भी हमारा इंडिया है, डेंसली पॉपुलेटेड है, इतना हमारे पास एरिया भी नहीं है जितने लोग हैं यहाँ पे। लाइक अगर मैं यूपी की बात करूँ, यूपी इज़ वेरी डेंसली पॉपुलेटेड। और भी बहुत सारी हमारे यहाँ पे स्टेट्स हैं। और इंडिया के अंदर एक चीज़ और है। अच्छा, ये क्यों बढ़ा है वैसे? इंडिया फर्स्ट पे क्यों आई, इसके रीज़न पता है? हाँ वो लगाई थी, लेकिन अब उन्होंने बहुत ज़्यादा पुश करना स्टार्ट किया है कि प्लीज़ 2 चाइल्ड पर लाइक कपल। हाँ, 2 चाइल्ड पर कपल उन्होंने बोलना स्टार्ट कर दिया है। देन इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो इसके पीछे रीज़न ये है, डेथ रेट में कमी आई है, डेथ रेट लो हुआ है, और बर्थ रेट जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, और उसको स्टॉप करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लाइक स्टेबल करने की ज़रूरत है। तो डेथ रेट कम हो रहा है, दैट इज़ गुड
कि अच्छा यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ लोगों को मिल रही है, डैट इज़ गुड, बट बर्थ रेट इज़ इंक्रीजिंग like 2 point something is the per children लाइक हर एक वुमेन के लिए अगर मैं बोलूँ तो शायद फर्टिलिटी रेट है, फर्टिलिटी रेट इज़ 2.3 और समथिंग, लाइक हर एक वुमेन के पास मोर देन 2 चिल्ड्रन हैं। तो हैवी पॉपुलेशन प्रेशर है, इससे क्या प्रॉब्लम्स आएंगी? अब इसी से अगर मैं बोलूँ तो पर कैपिटा इनकम भी तो कम हो गई ना, जब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, क्योंकि हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो बनती कैसे है, डिवाइड हो जाती है ऑफ कोर्स द टोटल पॉपुलेशन से, उसके ऊपर हमारे पास टोटल इनकम आ गई। तो पॉपुलेशन प्रेशर से हमारे पास एक तो एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आ रहा है, प्लस पर कैपिटा इनकम कम हो रही है, और रिसोर्सेज जो हमारे पास ऑलरेडी लिमिटेड हैं उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, एलोकेट किया कैसे जाए, और कंपनीज के लिए कैसे ये इफेक्टिव है, लाइक कैसे इम्पैक्ट कर रहा है उसको। नहीं, कंपनीज के लिए यहाँ पे पता है सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि कंपनीज को अब इतने सारे लोगों को अब जॉब के लिए लाइक प्रेशर आता है, रिसेशन आया तो कितनी सारी कंपनीज ने लोगों को निकाल दिया था अपनी जॉब से, और रोज़ न्यूज़ आती थी, रोज़ न्यूज़ आ रही है कि किसी कंपनी ने लाइक ले ऑफ कर दिए इतने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, हर एक कंपनी ने निकाले थे और रिसेशन में। तो इसलिए, और ये प्रेशर फिर ऑटोमेटिकली वो सर्कल बैक करता है, उनको भी करेगा वो किसी ना किसी वे में। ओके, नेक्स्ट इज पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, जो कि अभी हम लोग बात कर रहे थे लो पर कैपिटा इनकम पे। पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, पॉवर्टी क्या रिड्यूस हुई है हमारे इंडिया में? रिड्यूस हो रही है, पर क्या हट चुकी है, लाइक डिसअपियर हो चुकी है? जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स करेंगे ना हम लोग, उसमें हम लोग ट्राई करेंगे कि देखें हमारी कंट्री ने कितने गोल्स को अचीव किया है, कितना हम लोग पीछे चल रहे हैं, पॉवर्टी वगैरह सब दिखाऊंगी उसके अंदर। तो पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी में एक रिपोर्ट आई थी 2022 में, वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट में इंडिया इज अमंग द मोस्ट अनइक्वल कंट्रीज इन द वर्ल्ड। इंडिया अनइक्वल कंट्रीज में गिना गया, वो भी मोस्ट, विद राइजिंग पॉवर्टी एंड एन एफ्लुएंट एलीट, लाइक एफ्लुएंट एलीट जो मैंने तुम्हें अभी बताया कि मोर देन 50% इनकम जा किसके पास है, 2 to 3% लोगों के पास ही जा रहा है। और इनकम एंड वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन बैलेंस वे में ना हो पाने की वजह से क्या होता है, इनइक्वालिटी बढ़ती जाती है, और उसका जो लाइक मेन इम्पैक्ट है वो किन लोगों के ऊपर पड़ रहा है? पुअर पीपल, लो मिडिल क्लास इनकम, उनके ऊपर पड़ता है। ओके, next is higher rate of capital formation. What is capital formation? What is capital formation? Capital formation क्या होता है? कैपिटल फॉर्मेशन लाइक कितनी इन्वेस्टमेंट पूरे इंडिया के अंदर, हाँ, लाइक हमारी पूरे कंट्री के अंदर कैपिटल फॉर्म कितनी हो रही है, लाइक कितने नंबर ऑफ पीपल आर इन्वेस्टिंग इन आवर इकोनॉमी। अगर कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगी तो वी कांट गिव लोन्स टू द स्टार्टअप कंपनीज जो आ रही है, कॉर्पोरेट को लोन कैसे जाएगा अगर हमारे पास कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा? तो इसका है हमारे पास, इंडिया रिपोर्टेड 33.74% in 2023, that was the gross capital formation। कितना बोल रहे हैं? 33.74%। In the year of 23, that was the gross capital formation। और ये कहाँ से आया हमारे पास फिगर? ये आया है वर्ल्ड बैंक से। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन 33.74% हुई है इन 2023।
और ये बहुत कम है अभी, बहुत ज़्यादा होनी चाहिए कैपिटल फॉर्मेशन, और ज़्यादा होगी। कैपिटल फॉर्मेशन जब तक ज़्यादा नहीं होगी तब तक हमारी इकॉनमी ग्रोथ कैसे होगी। ये एक रास्ता तुम कह सकते हो फ्रॉम डेवलपिंग टू डेवलप्ड बनने का जो सफ़र है ना, ये इसी से पूरा होगा। कैपिटल फॉर्मेशन करना है, वैसे तो बाकी सारी चीज़ें भी हमें पूरी करनी है, तभी हम लोग डेवलप्ड कंट्री बन सकते हैं। तो कैपिटल फॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, कैपिटल फॉर्मेशन में क्या क्या चीज़ें आ जाती है जो अभी मैंने तुम्हें बताया, सेविंग्स एंड कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल। अगर लोगों के पास, जैसे अगर मैं यहाँ से देखूँ तो लोगों के पास कितना अमाउंट है टू सेव, पर कैपिटा इनकम ही कम हो रही है ना हमारे पास, तो वो सेव कितना करेंगे। सेविंग कैपेसिटी भी तो होनी चाहिए ना लोगों के पास, जो वो जाएंगे बैंक में और वहाँ पर जाके इन्वेस्ट करके आ जाएंगे। Second is a deep and developed domestic financial market for effective and efficient financial intermediation. Like we must have some financial institution जो कि recognized हैं और अच्छे से काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे SBI हमारा बैंक है, RBI कंट्रोल करके रख रहा है सारे बैंक्स को, और कोऑपरेटिव बैंक्स भी हैं हमारे पास, रूरल बैंक्स भी है। सो दीज ऑल इंस्टीट्यूशन हेल्प्स इन द इंटरमीडिएशन, फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। जैसे रूरल एरिया की अगर मैं बात करूँ तो रूरल एरियाज़ में हमारे पास लोगों की रीच नहीं है वहाँ तक पहुँचने की, तो वो कैसे फुलफिल होगी, जब रूरल बैंक्स ने वहाँ पे जाके ओपन किया, कोऑपरेटिव बैंक्स ने, रूरल बैंक्स ने, तब वो लोग सेविंग करना उन्होंने स्टार्ट किया। लोगों के बैंक अकाउंट ही नहीं थे उससे पहले, तो बैंक अकाउंट्स ओपन करवाए। एंड हाई डिग्री ऑफ कैपिटल मोबिलिटी, ये पूरा का पूरा ना कैपिटल फॉर्मेशन तुम्हारा सेविंग, इन्वेस्टमेंट इसी चीज़ से रिलेटेड है। तो कितना पैसा सेव किया जा रहा है, कितना कैपिटल मोबिलिटी हो रहा है। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस कैपिटल फॉर्म कितना हुआ, कैपिटल फॉर्म कितना हुआ है, जीडीपी का नहीं है। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन लाइक कितना सेविंग, कितना इन्वेस्टमेंट कंपनी हमारी कंट्री के अंदर हो रहा है, दैट इज 33.74%, और ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। ओके, लास्ट पॉइंट, प्लान्ड इकोनॉमी। प्लान्ड इकोनॉमी अभी रिसेंटली आरबीआई गवर्नर, पहले तो आरबीआई गवर्नर कौन है हमारे, शक्तिकांत दास, यस, द आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने अभी रिसेंटली एक अपना एक उन्होंने रिपोर्ट जारी की है। उस रिपोर्ट में उन्होंने बोला है, लाइक पहले ही वॉज थिंकिंग कि हमारी जो ग्रोथ होगी, जो हमारी एक सेकेंड, ओके, फर्स्टली पहले उन्होंने सोचा था जो हमारी ग्रोथ रेट होगी, ग्रोथ रेट अकॉर्डिंग टू द आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जी, उन्होंने बोला था कि पहले हमारी 7.2% रहेगी, बट उन्होंने रिसेंटली बोला कि 7.2% से हम लोग शिफ्ट कर जाएंगे, 7.5% ग्रोथ रेट हमारी होगी नेक्स्ट ईयर, 7.5% इन 2000 ऑन द ऑनगोइंग फाइनेंशियल ईयर लाइक दिस ईयर। 2024 टू 25 के लिए हमारी जो ग्रोथ रेट रखी है वो 7.5% रखी है, यानी कि अब उनको लग रहा है कि हमारी ग्रोथ रेट ज़्यादा हो सकती है। वी कैन शिफ्ट फ्रॉम 7.2% टू 7.5%। एंड वन मोर न्यूज़, अभी रिसेंटली हमारे इंटरिम बजट जो आया था, देखा होगा सबने, अभी जो रिसेंटली बजट आया उसके अंदर गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है दैट इंडिया विल बिकम अ $7 trillion इकोनॉमी इन द नेक्स्ट 6 to 7 years और बाय 2030। $7 trillion इकोनॉमी इन 5 to 6 years और मे बी बाय 2030 तक बन जाएगी। दे आर एस्पायरिंग दिस 7 ट्रिलियन, वो बात हुई थी, हाँ 5 ट्रिलियन की बात हुई थी, बट अब दे आर एस्पायरिंग कि हम लोग $7 trillion इकोनॉमी बन सकती है बाय 2030। सो दैट्स अ बिग हम लोग अगर ज़्यादा सोचेंगे नहीं तो वो अचीव कैसे होगा, तो अच्छी बात है, दे आर एस्पायरिंग दिस।
हाँ आई गेस 3 to 4 पे तो हम लोग वैसे भी चल ही रहे हैं, बहुत जल्दी हम लोग पहुंच भी जाएंगे। तभी तो वो लोग सोच रहे हैं, जो चीज़ पॉसिबल लग रही है तभी उन्होंने बोला है ना ये चीज़। सो ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे नेचुरल इकोनॉमी, लाइक स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी जो हमारी इंडिया का है। इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग सारा मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पढ़ने वाले हैं, इंटरेस्ट रेट वगैरह। ओके, थैंक यू सो मच।